जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले, भाई बिल्कुल समझिए, लास्ट पेपर है आपका, क्योंकि आपको कल और परसों यानी 17 और 18 को कंफर्म पेपर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई आपको शुभकामनाएं देते हैं और आज कोशिश करेंगे भाई जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हैं उसे फिर से एक बार एनालिसिस करिए। यानी हमें पता है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में अपने आप को कंसंट्रेट माइंड से ये देखना कि भाई कहीं आसान क्वेश्चन होगा तो भी गलत नहीं करना है। यानी आसान और टफ को बिल्कुल सीरियसली लेना है। ये नहीं कि टफ को हमने ठीक है अच्छे से किया लेकिन आसान वाले हम क्या करें, गलती से कुछ मिस्टेक कर लें। और ऑब्लिक करने में बिल्कुल गलती मत करिए, ध्यान दीजिएगा। हर एक चीज आपकी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, नहीं तो भाई ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी सोच के साथ कि भाई हमारी तैयारी बेहतर हो चुकी है और आज अपने आप को हम जो है असेसमेंट करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी टेस्ट पेपर नंबर 17, 17वां टेस्ट पेपर भाई। और आपको कंफर्म है भाई डेली मैथ्स की क्लास कितने बजे चलती है? शाम को 7 बजे चलती है भाई मैथ्स की क्लास, ये कंफर्म है। और कोई भी टॉपिक जिसमें अभी आपको डाउट है, ऐसा लग रहा है कि सर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वो टॉपिक का नाम लिखोगे और बाई शिवानंद सर खोजोगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस बाई शिवानंद सर, तो बिल्कुल आपको जो है प्रॉपर बेसिक से और टफ वाले दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ना। और बाकी जो है आप, हमें पता है आप स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अपने आप को असेसमेंट कर रहे होंगे। ये आपका टाइमिंग है अलग अलग क्लास की। अच्छा, यूपी पुलिस के बाद हम कोशिश करेंगे एएलपी की क्लासेस, और जो है जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होगा उसको फिर से रिवीजन कराएंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन हमें करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका फ्री वीडियोस डाल दीजिए या टेस्ट पेपर डाल दीजिए, मॉडल पेपर डाल दीजिए। बिल्कुल आपको उसी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल बिना टाइम गंवाए और इस क्वेश्चंस पे आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो आप बार बार सॉल्व कर चुके होंगे उन्हीं को रिपीटिशन है। देखो इसको, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में करते हैं। यदि ए बी और सी उसी कार्य को 21 दिनों में करते हैं भाई, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? वाह। तो कहोगे कुछ नहीं करना, कम से कम 2 समय दिया होगा, अलग अलग ग्रुप के लोग उसको करने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि कह रहा कि भैया ए प्लस बी एक साथ वर्क करेंगे तो 28 डेज लगाएंगे ना, 28 दिन में पूरा करेंगे। और सेम उसी वर्क को अगर ए बी और सी तीनों करते हैं, एक साथ तीनों करेंगे भाई, तो 21 दिन लगाएंगे। देखो लिखा गया ना, 21 डेज लगाएंगे। तो सबसे पहले भाई आपका कर्तव्य क्या बनता है और आपका तरीका क्या बनता है? कंफर्म है कि सर ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले 28 और 21 का आप एलसीएम लोगे ना? कहोगे हाँ सर। तो देखो 2184 और 28 तिया कितना हुआ? 84 ना। तो कहोगे 84, तो 84 वर्क हो गया। इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, एक ऐसी संख्या जो 28 और 21 से, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो इससे डिविजिबल हो जाए, जो 84 है। यानी 84 वर्ग को ए और बी अगर 28 दिनों में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे भाई? 28 तिया 84, 3 वर्ग पर डे। तो ए बी सी 21 दिनों में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे भाई? आप कहोगे कि 21 चौक 84 यानी 4 वर्क पर डे कहोगे, यस। तो ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं भाई, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो ए और बी 3 काम, तीनों मिलकर 4 काम। तो भैया बताओ सी एक दिन में कितना करेगा? यानी ए बी सी में ए और बी घटा दोगे तो यानी 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 वर्क पर डे, यानी एक काम एक दिन में सी करेगा। और सी भाई साहब को पूरा काम फिनिश करना है जो ए और बी ने खत्म किया और ए बी सी तीनों ने खत्म किया, यानी 84 काम को तो कितने दिनों में करेगा? कुल 84 वर्क। तो एक दिन में सी एक काम करेगा तो कितने दिनों में? 84 दिनों में भाई। तो 24 डेज में कंफर्म, यानी टोटल वर्क डन कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, इसको हम बहुत बार ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस, ये शायद जो है हमें बताने लायक नहीं, क्योंकि अभी वही क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं भाई, बस सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। करा एक काम को 6 दिनों में भाई, कहोगे 6 डेज में? हाँ सर। भी उसी काम को 12 डेज में,
हाँ सर, दोनों मिलकर, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम 12 काम हो गया सर, तो 6 दुनाई 12, 2 काम एक दिन में करेगा, 12 एकम 12 यानी 1 वर्क पर डे बी करेगा। तो आपको कह रहा भाई ए और बी दोनों मिलकर करें, तो हमेशा वही अभी इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो अब 12 काम को ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 12 काम 4 दिनों में पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है ये सबको पता होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर हमने डिस्कस किए हैं ना, तो कहीं ना कहीं हर बार एलसीएम वाले क्वेश्चंस यानी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस एक जरूर इन्वॉल्व किए हैं। तो टाइम एंड वर्क से डेफिनेट एक क्वेश्चंस आएगा, ये आप लिख के ले लो। अब चाहे वो ऐसे हो सकता है, या जो है इफिशियंसी बेस्ड हो सकता है, या ग्रुप वाले M1 D1 वाले हो सकते हैं, या कभी वेजेज वाले भी दे देते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस ए बी का 20% इक्वल टू बी का 50% हो तो इसका मान, वाह। तो कुछ नहीं करना भाई, ए बी का तो ए प्लस बी लिखो, और ये ब्रैकेट में का मतलब इनटू, तो 20% का मतलब भाई 20/100 ना, ऐसे कर दिया, बराबर क्या है बी का मतलब का खा है जो भी इनटू और बाई 100। कहोगे हाँ सर, देखो एक लाइन में नीचे कट जाएगा, ए 0 कट जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कैसे भाई, 2 से यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ओपन करोगे 2a + 2b, कहोगे हाँ सर, यहाँ 5b, यस, तो b इधर आएगा भाई। आप कहोगे 2a इक्वल टू कितना हुआ, 5b - 2b यानी 3b हुआ ना। तो a/b की वैल्यू आप बता दोगे, तो 3/2 यानी a 3 है b 2 है ना। तो a और b की वैल्यू कंफर्म है, इसी के रिस्पेक्ट में तो पूछा गया ना। तो 2a - b 2a + b, तो आसानी से बता दोगे, चाहे कंपाउंडेड डिविडेंड लगा दो चाहे डायरेक्टली कर दो। तो 2a की वैल्यू भैया 3 है, -b का मतलब 2, और 2a का मतलब 3 और +2 यहाँ पे, तो 2×3 6 - 2 यानी 4 हुआ, 2×3 6 दुनाई 8 हुआ, तो 4 दुनाई 8 यानी 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इतना आसान क्वेश्चन है, ए और बी की आपको वैल्यू निकालकर उसमें पुट करना था। ये रेशियो में आप बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे भाई, कि यहाँ a + b का 20% b के 50% के बराबर है, तो बिल्कुल ए और बी में रिलेशन निकालोगे, वही वैल्यू वहां पुट कर दोगे। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से एक बार जो है थम्स अप करेंगे, सर बिल्कुल डाउट नहीं है, ये हमें आसानी से समझ में आ रहा है। गुड, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20% की छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बार इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया। मतलब आपको 12% लाभ चाहिए और 20% डिस्काउंट दें, तो कह रहा मार्क प्राइस सीटी से कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हमें पता मार्क प्राइस अंकित मूल्य जो होगा उस पर डिस्काउंट देने के बाद हम आर्टिकल को बेचते हैं ना सर, बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा बेचते हैं, जो बेचते हैं भाई ना, और उस पर कितने का प्रॉफिट, यानी जो खरीदेंगे उस पर प्रॉफिट लेकर बेच देंगे, और जो बेचा है डिस्काउंट देकर बेच देंगे। बताओ इतना क्लियर है माइंड में? लाभ का मतलब जितने में खरीदा हो ज्यादा में बेचेंगे, यानी प्रॉफिट उसी पर लेके बेचेंगे। हाँ सर, जो एमआरपी होगी उस पर डिस्काउंट देकर बेचेंगे, यस बिल्कुल। तो आपको कह रहा है फाइनली क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। यानी इस केस में भैया क्रय मूल्य मान लो, हमने मान लिया भैया 100 रुपए हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। अब हमें कितना लाभ लेना है? 12% छूट दे 20% छूट देकर 12% लाभ लेना है। तो 12 लाभ लेना है, इसका मतलब हम वस्तु को 112 में बेचेंगे। यहां तक कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर। कह रहा कि 20% डिस्काउंट देकर 12% प्रॉफिट चाहिए, यानी 12% प्रॉफिट यानी 12% लाभ का मतलब भैया 100 में हमने मान लिया खरीदा, 12 का लाभ का मतलब 112 में बेच दिया। कहोगे यस। अच्छा अब क्या कह रहा है? कह रहा कि हमें 20% डिस्काउंट देकर बेचना है। आप बताओ किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस जो भी होगा उस पर 20% डिस्काउंट देकर बेचेंगे, तो 20% का मतलब बेचेंगे यानी 80 में बेचेंगे, और 100 इसकी मार्क प्राइस होगी। चाहे तो ऐसे करो, चाहे 20% की वैल्यू 1/5 यानी 5 अगर मार्क प्राइस होगा तो 1 डिस्काउंट होगा, और 4 में सेल कर देंगे। मतलब ये 4 की वैल्यू है और 5 निकालना है। देखो बात तो वही है ना, ये देखो 4 5 10/8 का मतलब 4/5। चलो कर दो, 16 7 112, 16 दाम 160, यानी 160 रुपए पर अगर हम 20% कम करेंगे, यानी 160 का 20% डिस्काउंट देंगे, तो कितना होगा? 112 होगा? नहीं भैया गलत कर रहे हैं क्या? 8 × 8 5, गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं ना।
8 से 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 14 होगा भैया, गलत हो गया। देखो यहाँ 8 से ना, 8 एकम 8 3, 8 चौक 32, 14, यानी 140 MRP, यानी 140 पर 20% डिस्काउंट देंगे तब हम 112 में बेचेंगे। वैसे समझ 140 का 20% कितना हुआ भाई, तो 14 दूना 28, यानी 28 हुआ। तो 140 में 28 कम करोगे 112 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही है। तो आप बताओ सीपी से एमपी कितना अधिक है, यानी 100 से 140 कितना अधिक है? आप कहोगे सर 40%, यानी 40% इज द करेक्ट आंसर भाई, यानी पहला आंसर। तो किसी को डाउट है? कह रहा कि 20%, 20% का छूट देते हैं, 12% लाभ लेते हैं, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? तो आपने क्रय मूल्य 100 मान लिया, उसके बिहाफ पर अगर 12 लाभ लोगे 112 में बेचेंगे, तो 112 में बेचेंगे तो 20% डिस्काउंट देकर बेचा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 140। तो बताइए 100 से 140 कितना अधिक है? आप कहोगे डायरेक्टली 40%। वाह, वेरी गुड, सभी को कंफर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ भैया, आपके राम और श्याम साहब हैं, ध्यान समझिएगा, आपके राम और श्याम साहब हैं। राम और श्याम ने क्रमशः 8 महीने और 6 महीने के लिए कितना? 10,000 और 12,000, कितना भाई? 10,000 और 12,000 से व्यापार करके कुल 9,500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो राम का लाभांश, वाह, मतलब एक लाइन का आपने पढ़ा था भाई 2 या 3 में, जब भी हमने पार्टनरशिप डिस्कस किया था, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया था कि भाई 2 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति जितना कैपिटल जितने समय के लिए और दूसरा व्यक्ति जितना कैपिटल जितने समय के लिए लगाएगा, वही उसके लाभ का अनुपात होगा। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, 3 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, तो क्या बताया था? पहला व्यक्ति जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए, दूसरा व्यक्ति जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए, और तीसरा व्यक्ति जितना कैपिटल का मतलब जितना इन्वेस्टमेंट, जितना निवेश जितने समय के लिए करेगा, इन्हीं का रेशियो ही भैया प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देश, बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये तो डायरेक्ट है, 2 वाला है तो और आसान हो गया सर। ये हमें पता है, जो पार्टनरशिप भाई हमसे पढ़े होंगे, वो उम्मीद है हमसे क्या कहीं भी पढ़े होंगे भाई, देखते ही बता देंगे कि भाई राम साहब हैं और श्याम साहब हैं। राम के लिए आर कर दिए, राम 8 महीने के लिए और श्याम 6 महीने के लिए 10,000 और 12,000, यानी राम 8 महीने के लिए 10,000 रुपए लगाता है, श्याम कितने? 6 महीने के लिए 12,000, 12,000 रुपए निवेश करता है। तो आपको पता भाई, राम 10,000 8 महीने के लिए, श्याम 12,000 6 महीने के लिए। जितना निवेश जितना समय के लिए राम का, जितना निवेश जितने समय के लिए श्याम का, यही इसके लाभ का अनुपात बनेगा। 3 0 कैंसिल कर दोगे? हाँ सर। यहां से देखो 4 दूनाई 8 हुआ, तो 4 तिहाई 12 हुआ ना? कहोगे यस सर। देखो 2 से 2 तिहाई 6, आप कह दोगे सर 10 रेशियो कितना? 9, 10 रेशियो 9, यानी इसके राम और श्याम के लाभ का अनुपात 10 रेशियो 9, 10 अनुपात 9 है भैया, यानी 10 और 9 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा, लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहोगे यस सर। कह रहा 9,500 लाभ, राम का लाभांश, तो भाई टोटल यानी राम का लाभ और श्याम का लाभ कुल मिलाकर कितना है? 10 और 9 19 भाग है, और कुल लाभ एक्चुअली में 9,500 दिया है, तो कुल लाभ 9,500, यानी 10 और 9 19 की वैल्यू दिया है। राम का लाभांश 10 की वैल्यू आपको चाहिए, तो 19 पंचे 95, आप कहोगे सर 5,000 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, जबरदस्त क्वेश्चन। चलो भाई इसको देखो सिक्के वाले जबरदस्त क्वेश्चन आते। एक क्वेश्चन आपके रेशियो में देखोगे कॉइन वाले बनते हैं, और हमने प्रॉपरली आपको बताया था भाई कि चाहे आपके पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, किसी भी प्रकार का सिक्का हो, तो उस सिक्के से वैल्यू कितना बनाओगे, और वैल्यू अगर आपके पास है तो कितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे, ये हमने अलग से आपको बताया था। उसी बिहाफ पर देखो इसको, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनकी संख्याएं उसी क्रम में, उसी क्रम का मतलब भाई आपके पास 1 रुपए, ध्यान से समझिए भाई, और दूसरा सिक्का 50 पैसे और फिर 25 पैसे। कहोगे हाँ सर। और ये सिक्के कुल मिलाकर कितने हैं? सर इनका जो वैल्यू की हम बात करेंगे 225 रुपए है ना, ठीक है, 225 रुपए। हाँ सर। तो आपको ये बताना है, और ये भी कह रहा है इनका कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो ऑफ कॉइन्स कितने हैं, मतलब 1 रुपए के भैया 8 सिक्के हैं और 5
50 पैसे के 5 और 25 पैसे के 3 सिक्के। कहोगे हाँ सर क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये सिक्के कितने हैं। अच्छा ये कितना नंबर ऑफ कॉइन दिया, क्या दिया भैया? सिक्कों का नंबर ऑफ कॉइन्स। ध्यान समझिएगा, सिक्कों का अनुपात 853 है और वैल्यू टोटल 225 है। भाई अनुपातिक मान जिस चीज में दिया होगा उसी से कनेक्ट करोगे। ये नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या क्वाइन का संख्या है और क्वाइन से बनने वाला वैल्यू है टोटल 225 रुपए। तो हमें एक चीज पता है, अगर नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया है तो हमें ये पता है टोटल वैल्यू का रेशियो तो हम जरूर बता देंगे, यानी कुल कितने रुपए। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं या x माने ऐसे रहते हैं तो 8 रुपए होंगे, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी एक सिक्के में 1 रुपए तो 8 सिक्के में 8 रुपए। कहोगे यस। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, आप बताओ 5 सिक्के हैं तो कहोगे सर 2.5 रुपए हुए ना। यस 2.5 या 5/2 जैसा आप कहो। तो यानी 2 से भाग कर दोगे। क्यों भाग कर दोगे? याद आया कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के। आप बताओ आपके पास 5 सिक्के हैं तो 5 सिक्के का वैल्यू कितना? 2.5 रुपए ही तो है। यानी जो है जितने सिक्के होंगे 2 से भाग करोगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड करोगे 2.5 रुपए। कहोगे यस सर। आपके पास ये कह रहा 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के का मतलब 75 पैसे है ना। 75 पैसे को वैल्यू में करो और चाहे ऐसे करो भैया 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो जितने सिक्के होंगे 4 से भाग कर दोगे, इसका मतलब रुपए में बदल जाएगा। सबको रुपए में बदल दिया क्योंकि टोटल वैल्यू रुपए में दिया है। कुछ लोग चाहें तो हम इसको पैसे में बदल दें और सबको पैसे में बदल दो, ठीक है ना, लेकिन ऐसे कर दिया। यहां कोई डाउट है? अगर 1 रुपए के 8 सिक्का तो 8 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्का तो 2.5 रुपए, 25 पैसे का 3 सिक्का डिवाइड बाई 4 यानी 0.75 रुपए या 75 पैसे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। को डिवाइड करके कर दिया, ऐसे रहने दे जैसा आप कहो। तो सबको जोड़ोगे यानी डिवाइड करोगे, देखो 2.5 हो जाएगा और ये 0.75 को डिवाइड कर दें क्या फ्रैक्शन में, जैसा आपको इजी लगे। तो टोटल वैल्यू अगर आप डेसिमल्स में बात करेंगे 8 2 10 तो 10 ना, ये ऐसे कर दो, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 7 5 12 के 2 हो गया। हाँ सर 7 5 12 के 2 1 हो गया, तो 8 2 10 1 11 यानी 11.25 रेशियो टोटल वैल्यू है। मतलब इनसे वैल्यू बनेगा 11.25 रेशियो बराबर 225 रुपए, क्योंकि हमने रेशियो चाहे फ्रैक्शन में जोड़ो और चाहे आप डेसिमल्स में जोड़ो, दोनों सही है। तो एक की वैल्यू भैया बताओगे कितना? कहोगे सर 225 डिवाइड बाई कितना? 11.25। हाँ सर 2 0 यहां कट जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या? 1125 का डबल 2250 है। हाँ सर, यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 हो गया, 20। ये सबके लिए सही होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वाइंस की बात की जाए तो यहां ये 8 5 और 3, तो आपको 1 रुपए के क्वाइंस की बात की जा रही है, यानी 8 है, 8 गुणे 20 कर दो, यानी आप कहोगे सर 160 160 है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। बताओ इसमें कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, 160 कंफर्म है, बिल्कुल वेरी गुड। तो 160 सिक्के भैया कितने? 1 रुपए के, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये। आपको बोल दिया जाए सर ये बताइए कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 5 को 20 से गुणा कर दो, तो कहोगे सर 100 सिक्के हैं। 25 पैसे के 20 से यहां गुणा कर दो कि कहोगे 60। अगर बोल दिया जाए 5 रुपए कितना वैल्यू है, तो 2.5 में 20 से गुणा कर दो, 25 दुना 50 यानी 50 रुपए। याद करो, ये तो आएगा। कहोगे हाँ सर। तो ये ध्यान समझिएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर रुपए का क्वाइन का रेशियो दिया है तो क्वाइंस को रुपए में कन्वर्ट कर दो, और जो रुपए में कन्वर्ट करोगे टोटल जो लोगे सम के बराबर रुपए के, एक रेशियो की वैल्यू सबके लिए सही होगा क्योंकि इसी से कनेक्ट कर रहे हो। कहोगे वाह सर ये तो बिल्कुल आसान है, आसानी से बता देंगे। वेरी गुड। इसको बताओ, चीनी की कीमत में 20% कमी होने जाने पर राम 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता, तब चीनी की मूल कीमत। एक चीज याद रखो, ये परसेंटेज का पेट क्वेश्चन है, इसकी अगर बात करें चाहे बेसिक करो चाहे ऐसे, जब भी चीनी की कीमत में कमी होगी तो 320 में 5, जाहिर सी बात है। मान लो पहले उसके पास जो भी रुपए थे उसमें कुछ क्वांटिटी खरीद रहा था, लेकिन चीनी का मूल्य कम होने की वजह से, मूल्य कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिल गया, तो कह रहा 5 किलोग्राम ज्यादा मिल गया। तो एक तरीका ये हुआ भाई, हम ये कहते हैं हमारे पास 320 रुपए था तो इसका 20% निकालेंगे, यानी 20% प्राइस कम होने का मतलब हुआ, यानी 64 रुपए की कमी हुई। याद करिए
चीनी का मूल्य 20%, पहले 320 में कुछ क्वांटिटी खरीद रहा था और अब अगर 320 रुपए में चीनी का मूल्य जो है कितना भाई 20% कम होता है, यानी 320 का 20% 64 रुपए कम होता। 64 रुपए कम होने की वजह से 5 किलोग्राम चीनी वो क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। तो यानी बढ़े हुए 5 किलोग्राम की कीमत 64 रुपए है, तो 1 किलोग्राम की कीमत 64/5 रुपए। तो ये कौन सी कीमत है, याद करो, ये कीमत है कौन सा, बढ़ी हुई कीमत ना। कमी होने पर तो कमी हो जाने पर इतना में चीनी ज्यादा खरीद, तब चीनी का मूल कीमत, याद करिए, कमी मतलब कमी हो जाने पर ये बढ़ी हुई कीमत थी, यानी ये जो आएगा ये 5 किलोग्राम की कमी होने पर 64 रुपए की कमी हुई, यानी 1 किलोग्राम कमी की वैल्यू 64/5। तो ये तो हो गया कौन सा मूल्य, याद करिए, ये मूल्य हो गया कमी वाला। कमी की बात कर, ध्यान नहीं दिए, ज्यादा नहीं, कमी दिया है, मतलब मूल्य जो भी था 20% कम हुआ, उसके बाद 64/5 हो गया। तो मूल कीमत कितनी थी भाई, ये कमी वाला होगा ना, 5 किलोग्राम कमी की वजह से 64 रुपए की कमी हुई, यानी 1 किलोग्राम कमी का मूल्य इतना। तो 1 किलोग्राम चीनी का कमी हुआ वाला मूल्य आ गया। तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 20% कमी हुई, यानी 80 की वैल्यू है, पहले कितना 100 रुपए पर केजी रहा होगा, रुपए पर केजी। सॉल्व कर दो, यहां से 20 पंचे 100, 20 चौका 100, 5 कैंसिल, यहाँ 4 से 16 चौका 64, यानी 16 रुपए पर केजी था, बाद में 20 रुपए कम हुआ तो 64/5 यानी 10, यानी 16 यहाँ आंसर। बताइए कोई डाउट है, कुछ लोगों को डाउट लग रहा होगा सर ये पहले नहीं पढ़े होंगे इसलिए डाउट हुआ, तो भूल जाइए। अगर क्वेश्चन आपको याद हो गया हो, ये करिए, जैसे 20% की कमी हो कुछ रुपए में ज्यादा खरीदेगा, 50% की वृद्धि हो तो कम खरीदेगा, यानी कमी और वृद्धि दोनों के लिए एक फॉर्मूला समझिए, ट्रिक समझिए। जितने की कमी होगी 20, कमी हुई 20/2200 इंटू जितने रुपए में, यानी 320 रुपए में जितनी क्वांटिटी कम या अधिक खरीदेगा, यानी अधिक खरीदेगा, तो ये जो है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम हो जाएगा, यानी 20% 20/2200, जितने रुपए में जितना क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा डिवाइड करोगे, यानी 20% यहां लिखोगे, जितने रुपए में जितना क्वांटिटी ज्यादा खरीदेगा यहां। अब बात हुई 20 पंचे 100 हुआ, यहां से 5 से करोगे तो 5 से 64/5, चाहे डेसिमल्स में करो चाहे ऐसे करो भैया, 64/5 रुपए पर केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य, यानी डिवाइड भी कर सकते हो, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 एकम 5 ना, और 5 दुनाई 10 5, यानी 12.8 रुपए पर केजी हम ये कह सकते हैं। कौन सा, चीनी का घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य नहीं पूछ रहा, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, याद करो ये कह रहा ना, ठीक है ना। तो 12.8 रुपए पर केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य कैसे घटेगा, 20% घट के आएगा, यानी 20% की वैल्यू 1/5, यानी किसी वैल्यू को 1/5 कम कर दो तो 12.8 हो जाए। तो प्रारंभिक वैल्यू क्या था, तो 1/5 कम करने का मतलब पहले 5 था, 1 कम कर दोगे वो 4 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 5 था। सॉल्व कर दो, तो यहां से फिर से 4 3 12, 4 दुनाई 8, 5 दुनाई 10, 5 3 15, 1 16, यानी 16 रुपए पर केजी प्रारंभिक मूल्य था। ये तरीका ये भी हो जाएगा। बताओ कोई डाउट, कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल पहले वाला तरीका तो है, यस वेरी गुड, ठीक है ना, दोनों तरीके कंफर्म हुए, यस सर दोनों तरीके कंफर्म हुए। इसको बताइए क्या होगा, देखो आपको कह रहा है 2x = 3y = 4z। आपको मैंने बताया था पहले आप लोग क्या करते थे, इसको इक्वल टू k मानते थे, तो x की वैल्यू ध्यान दिए रेसिप्रोकल कर दीजिएगा 1/2, y की वैल्यू 1/3, यहां z की वैल्यू 1/4। याद करिए जब भी बराबर सब हो, यानी ऐसे 2x = 3y = 4z है तो इक्वल टू k मानते थे। बेसिक की हम बात करें, ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। कहोगे हाँ सर, तो कहोगे 2x = k, तो x = कितना k/2, y = कितना k/3, z = कितना k/4, k कट जाएगा, हाँ सर। तो यानी ये, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें कोई भी वैल्यू हो, जैसे ये भी लिखा हो 2/3, x = 3/5, y = 5/4, यहाँ पे z, तो कुछ नहीं करना, x में जिससे मल्टीप्लाई करना है तो x की वैल्यू क्या करोगे, यानी उल्टा कर दोगे 3/2, y की वैल्यू 5/3, z की वैल्यू 4/5, यानी XYZ में जो मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वही क्या होगा एक्चुअली XY का Z का रेशियो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, 3 से मल्टीप्लाई उल्टा 4, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसको प्रॉपर वे में लिखने के लिए तो कहोगे सर कैसे लिखते, 3 4 और इसका एलसीएम 12, तो कुछ लोग ये भी करते हैं सर 12 सब में मल्टीप्लाई कर दो, कि डायरेक्टली 2 3 और 4 का एलसीएम 12 लेते हैं ना, और 12 लेते हैं तो 2 से 12 में भाग कर दे 6, बात वही देखो, ये
तो 2 छक 12, सब में 12 से भाग करोगे, फिर 12 ले लिए, 3 में 12 से भाग करें, 3 चौक 12, देखो बात तो वही हुआ ना, 4 3 12, तो 6 4 3 भैया प्रॉपर रेशियो आ जाएगा, यानी 643 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान तो है। यस, वेरी गुड। तो बेसिक बताया, ट्रिक भी बताया, ये आपको समझना है। तो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक इतना है। तो जोड़ों की संख्या याद करो, आपको हमने एलसीएम एचसीएफ में नंबर ऑफ पेयर्स 3-4 तरीके से बताया था। तो एक तो बताया था सम वाले में ना, यानी x प्लस वाई, जैसे एच ए और एच बी क्या होता था ये बताया था ना, और प्रोडक्ट वाले में, और एलसीएम इक्वल टू एच ए बी, 3 फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते थे। यहां दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं गुणनफल का मतलब क्या था, यानी x इंटू वाई, पहली संख्या x इंटू वाई 2028, और हमने बताया था पहली संख्या क्या होती है, एच ए होती है, दूसरी एच बी होती है। एच बी का मतलब एच सी एफ और प्राइम फैक्टर ना, एच ए इंटू एच बी इक्वल टू 2 इतना, तो एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 13a और इंटू 13b ना, एच सी एफ 13 है, यानी 2028 हमने लिखवाया था कि एच ए क्यों होगा, एच बी क्यों होगा, क्यों एच सी एफ में कॉमन फैक्टर हम रिलेट करते हैं, सब बताया भाई। फिलहाल चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा भाई, 2028 डिवाइड बाई 13 इंटू 13 कहोगे, हाँ सर। 13 एकम 13 7, 13 13 पचे 65 हो गया ना, और 7 13 6 78, हाँ 13 एकम 13, 13 दुनाई 26, 12 हो गया। तो यानी ए बी की वैल्यू ध्यान रखो, हमने बताया ये आप लिखे थे, ए बी इक्वल टू अगर 12 होगा तो हमारे पास यानी पेयर्स यानी कितने संभावित जोड़े होंगे, और नंबर्स दोनों की पॉसिबिलिटी हमने बताया था, कैसे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, ये भी बताया था। कहोगे हाँ सर, तो बता दो भाई ना, कितना आसान है। कहोगे कैसे, मेरी ए की वैल्यू आप कुछ नंबर से पुट करते हो, पहला 1 पुट करोगे तो बी अपने आप 12 हो जाएगा, हाँ सर। ए 2 पुट करोगे और फिर 2, बी कितना हो जाएगा 6। क्या ये होगा, नहीं, ए बी होने ऐसे चाहिए कि आपस में कॉमन डेटा कुछ ना, फैक्टर कॉमन ना हो, गुणनखंड आपस में कॉमन ना हो। तो ए 3 लेंगे, हाँ, और क्या हो जाएगा, तो बी 3 भाग करोगे 4, जिससे डिविजिबल होगा वही। क्या 4 लेंगे, फिर उल्टा हो जाएगा। मतलब 2 ही ऐसे पेयर बनेंगे कि जो आपस में ए और बी नंबर्स मानने में मल्टीपल 12 के फॉर्म में आएंगे, इसका मतलब पेयर 2 होंगे। अगर आपको इसी में संख्याएं पूछ ली जाती कि भैया कौन कौन संख्याएं हैं, तो यानी ए और बी की वैल्यू है इसमें एच सी एफ 13 से हाँ गुणा 13 से हाँ, मतलब 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 39 और 52 ऐसे नंबर्स हैं जिनका एच सी एफ कितना होगा 13, और जिनका आप गुणनफल बोलोगे तो कितना 2028 होगा। वैसे यहां गुणा कर दो, 13 13 इंटू 12 156, यानी 2 नंबर्स पूछा जाएगा, ये पेयर्स कितने 2, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आप एलसीएम में जाइए, यानी महत्तम समापवर्तक हमने प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया है, एक बार आप देख लो भाई, कोई डाउट नहीं होगा उसमें। चलो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट नहीं, अच्छा अभी तक हमें पता भाई, अब तो कल आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो कल के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप, चलो ये तो आपका प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन ये कंफर्म है, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाओ भाई, तो सबसे पहले टॉपिक तो पढ़ते रहो, लेकिन उस टॉपिक मतलब उस एग्जाम का जो टेक्स्ट सीरीज है वो जरूर सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा भैया कि किस टाइप का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप www.study91pro.com पर जाएंगे और बिल्कुल टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, बैच ले सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए इंक्वायरी, जो हमसे हेल्प हो सकती है, बिल्कुल आपके लिए हम हाजिर होंगे। कहोगे यस सर। चलिए अगले की बात करोगे। 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 संख्याओं का 37। याद करो, ये हमने आपको कितनी बार बताया है, ये एवरेज का औसत का पेट क्वेश्चन है। मतलब पेट का मतलब हुआ कि हर बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया है। तो कैसे भाई, देखो कह रहा है आपको कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, हाँ, और उसके बाद फिर इसको डिवीजन ये कर रहा है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना 32 ना, ये नंबर है, ये एवरेज है। फिर कह रहा अंतिम 6 संख्याओं का 37, तो ये समझिए नंबर, ये एवरेज। तो भाई प्रथम 6 और आखिरी 6 कुल 12 हो रही हैं, संख्याएं तो 11 है। इसका मतलब जो छठी कॉमन है, वो हमें छठी कॉमन नंबर है वो निकाल सकते हैं। कैसे, बेसिक तरीका ये हुआ भाई, प्रथम 6 और आखिरी 6 का हमें औसत दिया है, तो प्रथम 6 का सम 6 इंटू 32 हुआ, कहोगे हाँ सर। आखिरी 6 का सम क्या हुआ, 6 इंटू 37 हुआ, कहोगे हाँ सर।
और इनको जोड़कर और माइनस क्या कर दोगे, यानी पहले 11 का सम कितना हुआ 11 इंटू 35 ना भाई, कहोगे 11 इंटू 35, तो भाई 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो 11 संख्याओं का योगफल क्या होगा 11 इंटू 35, तो 11 का योगफल पता हो गया, तो पहले 6 और आखिरी 6 का यानी कुल 12 का पता हो गया, तो 12 में से 11 का योग घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी टफ नहीं है, कहोगे हाँ सर। एक तरीका तो ये हुआ, सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व करें, हमें पता है सब सॉल्व कर लेंगे क्योंकि 6 का टेबल सबको याद है, 11 का टेबल याद है। चाहे देखो ऐसे गेद करोगे ना, 6 दूना 12 के 2 हुआ, 6 त्रिक 18 1 19 हुआ, प्लस 6 सत्ते 42 हुआ, 6 त्रिक 18 और 4 कितना हुआ 22, इनको जोड़ोगे भैया 2 2 4 हुआ, 9 2 11 के 1 हुआ, 2 1 3 1 4, 414, और ये कितना हुआ, कहोगे सर ये 5 हुआ, 5 3 8 और 3 385, 414 में से 385 घटा देंगे तो यहाँ 9 हुआ, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 10 10 में से 8 गया 2 29, यहाँ 29 है। हाँ सर बिल्कुल, एक तरीका ये हो गया। क्या यही तरीका? नो सर, और भी तरीके। कैसे? जब भी ऐसा दिया हो कि भाई पहले 6 और आखिरी 6 छठी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, छठी पूछा जाए मतलब यानी दोनों जो अलग अलग पार्ट में दिया स्टार्टिंग के बाद में वो एक ज्यादा होगा, और जैसे 11 था ये पहली 6 आखिरी 6 12 हो जाएंगे, तब क्या करोगे, जो 11 का एक्चुअल एवरेज है कितना भैया 35, इसमें तो पहले 6 संख्याओं का औसत क्या है 32, तो 35 से 32 क्या है कम है, कितना -3, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना 37, 35 से 37 कितना अधिक है 2, तो ये दोनों का डिफरेंस इंटू 6 कर दोगे ना, ठीक है। अब जो भी आएगा ये जोड़ो, अगर प्लस में आएगा जोड़ दिए, माइनस में घटा गया, तो -3 + 2 यानी -1, तो किस में हो जाएगा, तो ये माइनस से, मतलब ये चीजें ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे इसी में हम 6 से गुणा करके जो साइन आएगा वो इसमें चेंज करेंगे, अगर प्लस आएगा तो जोड़ दो, माइनस आए घटा देंगे, तो -1 इंटू 6 -6, यानी 35 में से 6 घटा दो भैया 29, यानी करेक्ट आंसर 29। मतलब जो एक्चुअल एवरेज होगा, तो एक्चुअल एवरेज से पहली 6 संख्याओं का अगर ज्यादा होगा तो प्लस में कर दो, कम होगा तो माइनस में, आखिरी 6 का ज्यादा होगा प्लस में और कम होगा तो माइनस में, और 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -6 कम होगा, ये सॉल्व कर दो। ये ट्रिक है भाई ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास कोई गाड़ी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचे। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा के लिए सही समय क्या है? याद करो, आपको हमने बताया था अगर यात्रा फिक्स है, यात्रा यानी दूरी बराबर है तो S1 इंटू S2, अच्छा S1 T1 इक्वल टू S2 T2, ये फॉर्मूला सबको विदित है। यानी ए और बी फिक्स डिस्टेंस की बात करें, अगर दूरी फिक्स है, दूरी बराबर है, इस दूरी को पहले हम किसी चाल से जाएंगे जो समय लगेगा, उसी दूरी को दूसरी चाल से जाएंगे जो समय लगेगा, यानी S1 T1 इक्वल टू S2 T2, ये होगा, कहोगे हाँ सर होगा, वेरी गुड। इसमें नया क्या है? और ये भी हमने पढ़ा था सर, जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय होगा, यानी S1 भैया S2 इक्वल टू कितना होगा T2 T1 होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला कि पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो जो भी समय लगता है वो 11 मिनट देरी से पहुंचते हैं ना, बिल्कुल। और दूसरे दिन अगर 50 किलोमीटर यानी तेज चाल बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचेंगे, तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, 5 मिनट। तो बताइए फिक्स समय क्या होगा? तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है, हमने मान लिया टी समय फिक्स होगा, यानी टी टाइम में, टी मिनट में, जो भी है ना मिनट में, टी मिनट में पहुंचते हैं। तो पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टी मिनट में पहुंचना था, लेकिन 11 मिनट ज्यादा लग गया, यानी टी प्लस 11 समय लग गया, ये बोल सकते हो हाँ सर। अगले दिन 50 की चाल से जाते हैं तो टी टाइम में सही समय था, लेकिन 5 मिनट देरी से हुआ, ये यानी S1 T1 इंटू S2 T2 बेसिक कहा जाए तो ये हो गया। सर सॉल्व कर लो, क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 4T प्लस 11 चौक 44 बराबर भैया 5T और प्लस 55 25, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा ना। देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, 5T माइनस 4T यानी T बराबर क्या होगा 44 माइनस 25, तो 44 माइनस 25 का मतलब कितना 19 हो गया ना, यानी T की वैल्यू 19, तो 19 मिनट सही समय है। एक तो एक तरीका ये हुआ, बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। क्या और कोई तरीके? हाँ सर, हमने आपको बताया था कि जैसे अगर दूरी बराबर होगी तो पहले दिन और दूसरे दिन चाल का अनुपात क्या होगा,
यानी 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 4 और 5। इनका उल्टा यानी पहले और दूसरे दिन समय का अनुपात 5:4 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, पहले दिन 5 रेशियो समय, दूसरे दिन 4 रेशियो समय, इसमें कोई गड़बड़ है? नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो पहले दिन 11 मिनट देरी से, दूसरे दिन 5 मिनट देरी से, तो दोनों दिन देरी से, यानी दोनों में अंतर सेम साइन होगा तो घट जाएगा। 11 मिनट देरी, 5 मिनट देरी का मतलब दोनों में पहुंचने में, यानी पहले दिन और दूसरे दिन 6 मिनट का अंतर है। तो 5 और 4 यानी इनका डिफरेंस, एक की वैल्यू 6 मिनट, तो 5 की वैल्यू 6 पंचे 30 मिनट, यानी पहले दिन का समय 30 मिनट, दूसरे दिन का समय 24 मिनट। कहोगे हाँ सर, ये तो सर पहले और दूसरे दिन का समय आ गया, लेकिन हमें सही समय चाहिए। कनेक्ट कर दो, पहले दिन अगर 30 मिनट में पहुंच रहा है तो 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी सही समय इसमें से 11 घटा दोगे 19 मिनट। दूसरे दिन 24 मिनट में पहुंच रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी दूसरे दिन के समय में 5 घटाना पड़ेगा, तब भी वही आएगा। किसी भी समय से घटा लोगे, यानी याद करो हमने आपको प्रॉपर चाल समय दूरी में अच्छे से बताया था ये ना, और भी इसके फॉर्मूले वाले हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और शायद वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे, अभी चाल जो हमने बताया था वही यहाँ भी आ गया। क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई 3 कारों का 3:4 अनुपातिक में उनके द्वारा समान दूरी करने में लगे समय, यानी दूरी अगर बराबर है तो जो चाल का उल्टा होगा समय, समय का उल्टा चाल। तो यही तो हुआ, 3 कार हैं, पहली कार की चाल है, तो भैया जो अगर स्पीड का रेशियो दिया होगा तो समय क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। किसके लिए? समान दूरी के लिए, बराबर दूरी के लिए, यानी ये चाल का रेशियो समय क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ 1/4 और 1/5। ये चाल समय दूरी का क्वेश्चन है, ये औसत में भी पूछा जाता है, और ये हमने प्रॉपर आपको बताया था। तो भाई अगर दूरी बराबर है तो जो चाल का रेशियो होगा उल्टा समय, और जो समय का रेशियो होगा उल्टा चाल, ठीक है ना। तो चाल का दिया, उल्टा समय कर दिया। तो 3, 4, 5 सही नहीं लग रहा, तो क्या करते, 3, 4, 5 का एलसीएम सब में गुणा करते हैं। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना, 60 हुआ, तो 60 से सब में गुणा करो, यानी 60 से इसमें 1/3 में, तो 3 20 तिहाई 60 हुआ, और 60 में 1/4 से तो 15 चौका 60 हुआ, 5 से 12 पंचे 60, यानी फाइनल जो समय का रेशियो होगा 20, 15 और 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, तो बिल्कुल आसान था, वही क्वेश्चन है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए 13वां क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, इसको बताओ। एक गोले के व्यास और एक शंकु की ऊंचाई में इतना अनुपात है, दोनों के आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। जबरदस्त क्वेश्चन, याद करो आप। सबसे पहले गोले की अगर हम बात करें और शंकु की बात करें, देखो गोला ये है, स्फेरिकल बॉल, यानी सर्कल नहीं, ये गोला ये होगा, इसका केंद्र बिंदु है, इसका रेडियस है। आपके पास इसका फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, आपको याद होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो। कहोगे हाँ सर, 4 पाई r² होता है। यही 2 फॉर्मूले होते हैं सर। हाँ सर। अच्छा, आप अगर कोण की बात करो, शंकु की बात करो, ये हुआ ना भाई, दिस ये हुआ, यहाँ ये आपके हाइट होता है, ये रेडियस होता है, ये तिरछी ऊंचाई होती है ना। तो यहाँ पे पहले तो ये होता है कि जो L² H² प्लस R² के बराबर होगा, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, यानी जो ऊंचाई रेडियस और तिरछी ऊंचाई है ये ट्रायंगल बनाता है, यानी जो तिरछी ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई और उसके त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी L और H दिया हो तो R निकाल लोगे, H और R दिया है तो L निकाल लोगे। हाँ सर। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² H होता है। सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ओपन है ना, तो इसको बोलते हैं CSA, बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ सर, पाई r L का मतलब दिस। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, आपको याद हो, टोटल सरफेस एरिया CSA कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL, यानी ये, और जो बेस का भी एरिया जुड़ जाएगा, यानी बेस हमारा सर्कुलर होगा, यानी पाई r², यानी अगर पाई r कॉमन लोगे L + R, यानी ये फॉर्मूले शंकु के 3 बेसिक फॉर्मूला जो है ये सबको हमें पता है, याद होगा। ये आपका गोला साहब है, ये आपके शंकु साहब हैं, इनकी LH में रिलेशन है, यानी आयतन 1/3 पाई r² H होगा, और इसका CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL, टोटल सरफेस एरिया ये याद है। कहोगे हाँ सर। अब क्या पूछा जा रहा, एक गोले का व्यास एक शंकु की ऊंचाई में इतना है। भैया गोले का व्यास, गोले का व्यास, व्यास का मतलब समझते हो क्या होता है ना, D। तो व्यास जो है D होता है, और शंकु की ऊंचाई में अनुपात इतना है। तो भैया बता दो, अब तो फॉर्मूला पता हो गया। हाँ सर। अब जैसा कह रहा है वैसा फॉलो करो। अब क्वेश्चन पढ़ो। गोले का व्यास और शंकु ऊंचाई, यानी गोले का व्यास D बराबर D, और शंकु का क्या भैया ऊंचाई H, यानी 1/2 है, यानी अगर ये x होगा ये 2x होगा।
तो अगर इसका व्यास इतना होगा तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होगी ना, तो भाई त्रिज्या बराबर क्या होगा x/2, यानी किसकी, गोले की त्रिज्या आधी होगी व्यास की, और ये ऊंचाई तो है ही है, बिल्कुल सही। किसकी बात कर रहा है, ये गोला है शंकु। दोनों की क्या बराबर है भैया, दोनों की आयतन बराबर है। इसका पाई 4/3 पाई r³ r आपका क्या है x/2, x नहीं माना था लेकिन कोई बात नहीं। ये किसके बराबर है, ये किसके, शंकु के आयतन, यानी 1/3 पाई r²। शंकु का रेडियस हमें पता है, नो नहीं पता है। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है ना, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। गोले का व्यास तथा शंकु का आयतन बराबर है, तो त्रिज्याओं का अनुपात, चलो यहाँ रेडियस आ जाएगा फिर यहाँ बता देंगे ना, कोई बात नहीं। 1/3 पाई r² h, हाइट आपको पता है भाई 2x। यहाँ से क्या निकल रहा है, पाई पाई कट गया, 3 कट गया, हाँ सर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, 4 x का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हुआ, तो 4 इंटू कितना, x का क्यूब इंटू डिवाइड बाई 8 हुआ, तो 4 दूना 8 हुआ ना, हाँ। तो कितना हुआ भैया, r² और इंटू 2x हुआ, याद करो। तो कहोगे सर ये देखो, ये नीचे आएगा x से, ये x, यहाँ सिर्फ x² बचेगा, हाँ सर x² बचेगा, याद करो 2 इधर हो जाएगा ना, 4, मतलब याद करो यहाँ क्या हो जाएगा, x² = 4r² ना। लेकिन हमें r चाहिए भाई, अच्छा x भी मान चाहिए, कोई बात नहीं, चाहे x की वैल्यू r में कर लो, चाहे r की वैल्यू x में कर लो ना। किसी कंफ्यूजन है, नो सर। देखो यहाँ से हमारा r = इतना है, तो r = यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, x² बाई कितना 4, यानी ये r², तो r = कितना हो जाएगा, r = √x² बाई कितना 4, यानी x/2, मतलब r = x/2। किसकी रेडियस, किसके भैया, कोण का रेडियस। जब कोण का रेडियस इतना हो गया और आपको चाहिए क्या, उनकी त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या इतनी है x/2, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, ये भी x/2 आ गया। जब दोनों आ गए तो इसका मतलब दोनों बराबर है ना, 1:1 का अनुपात हो गया, हाँ सर। कहाँ डाउट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे इसका त्रिज्या डायमीटर था तो त्रिज्या बाई 2 हो जाएगी, किसका, गोले की, और ऊंचाई ये दिया तो ऊंचाई रखोगे तो भैया r की वैल्यू, यानी आपके किसकी त्रिज्या, आयतन बराबर करते ही r की वैल्यू निकालोगे, यानी शंकु की त्रिज्या निकालोगे, कितनी हुई, x के फॉर्म में x/2, तो x/2 शंकु की त्रिज्या हो, तो ये त्रिज्या पहले दी थी x/2, दोनों में रेशियो निकालना, वैल्यू नहीं चाहिए तो डायरेक्टली बता दोगे 1:1। बताओ कोई कंफ्यूजन, नो सर, बिल्कुल सही है। चलो धीरे धीरे 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धनराशि 5 वर्षों पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है ब्याज की वार्षिक दर। मतलब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, आपको पता है ब्याज = PRT/100 होता है ना। कहोगे हाँ सर, यहाँ से रेट का फॉर्मूला जो भी चाहिए फॉर्मूला निकाल लेते हो, ब्याज गुणे 100 और अपॉन कितना हुआ, P × T होता है ना, बिल्कुल सही है, बस सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या एक धनराशि, यानी आपका P है वो टाइम 5 वर्षों में साधारण ब्याज, यानी जो ब्याज है वो उस राशि का 1/4 है, ब्याज राशि का 1/4 है, ब्याज राशि का 1/4, यानी राशि 4 होगी तो ब्याज 1 होगा, या राशि x होगी तो भैया ब्याज 1/4x होगा। बात तो वही है, रेशियो 4 और 1, यानी 4 मूलधन होगा तो 1 रुपये ब्याज होगा, तो और 5 सालों में, तो आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक लाइन का आंसर है भाई। तो ब्याज कितना रेशियो में, 1 × 100 अपॉन मूलधन आपका 4 इंटू समय 5, हाँ सर, 4 × 5 = 20, 5 × 100, यानी 5% पर एनम। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल इजी है। चाहे आप इसको x मान के करो और चाहे इसको 1/4x मानो, ये x होगा तो 1/4x होगा, बात तो बराबर है, ब्याज 1/4x इंटू 100 अपॉन P इंटू कितना T, तब भी 5% आएगा, हाँ सर बिल्कुल इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको बताओ, यदि किसी संख्या 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या क्या होगी? जो कह रहा हूं फॉलो करो, इसमें कोई डाउट ही नहीं। किसी संख्या का 1/9, संख्या x है भैया, उसका 1/9 या ठीक, उसके 1/10 से, भैया संख्या के 1/10 से, तो कहोगे संख्या का 1/10, तो बेटे 1/9 जो है उसके 1/10 से 4 अधिक, ये 4 अधिक है भैया, तो दूसरे में 4 जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा, बात तो वही है ना। या आप ये भी बोल सकते हो, देखो चाहे ऐसे कर दो, चाहे इन दोनों का अंतर 4 हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या का 1/9 संख्या के 1/10 से 4 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 4 है, ये करो, और चाहे ये करो, x × 1/9 बराबर x × 1/10 10 + 4, दोनों कह सकते हो, यानी इनका और इनका अंतर है, अधिक का मतलब दोनों का अंतर है। तो x मानो या नहीं मानते, डायरेक्ट कर लेते फिलहाल। चलो 10 और 9 का एलसीएम कितना हुआ, कहोगे सर 90 हुआ, तो यहाँ से 10 9 90, 9 10 90, 10x
माइनस 10 9 90 9x बराबर कितना 4 हुआ। तो x बराबर कितना हुआ भाई 4, ये 90 इधर, तो 9 चौक 36, 360 x की वैल्यू, तो संख्या 360 होगी। इतना इजी क्वेश्चन था भाई। तो एक लाइन x मानने की जरूरत नहीं थी, यानी 1/9 1/10 से 4 अधिक है, तो भाई इन दोनों का अंतर इसका मतलब 4 है, तो एक की वैल्यू ही संख्या होगी। तो 90 9 चौक 36 360 डायरेक्ट आ गया। कहोगे यस सर बिल्कुल आसान है, इसमें कहाँ कन्फ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, चलो इसको देखो। वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर पूर्ण बन जाता निम्न है। एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले पूर्ण वर्ग के लिए जैसे मान लो आप किसी का स्क्वायर निकालो, 13 का स्क्वायर निकालते हो 169, यानी जो दोनों संख्याएं होंगी ना, तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों संख्याएं होंगी ये किसके स्क्वायर में आती हैं, मतलब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर होगा कितना 196। तो ये चीज ध्यान दो, आपको जैसे यहां समझना है क्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे लास्ट में बिना कुछ डायरेक्ट 21 है, अगर 4 2 2 25, 25 नहीं लास्ट में 5 होगा 5 जोड़ दो 26, 26 लास्ट में किसी का आता है नो, किसी का स्क्वायर करो अगर मान लो हम 5 जोड़ते नहीं आता है, जैसे 1 से लेके 24 तक किसी में नहीं आता है। हाँ सर 6 27 नहीं आता है, नहीं 8 नहीं आता, इसका 8 आता है 29, लेकिन फिलहाल हमें लगता है ये नहीं होगा। यहां से 5 यानी इसका मतलब 21 था, 4 जोड़ दो यानी 25, लास्ट का ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब सब बन जाएगा, ध्यान ही नहीं देना, यानी 5 यहां जोड़ दोगे। या चेक कर लो इसको, या और कोई डाउट है, तरीका है। हाँ सर क्या तरीका है, एक तरीका ये भी तो है, फैक्टर भी थी 6 8, क्योंकि फैक्टर करोगे और टफ हो जाएगा ना, तो ये तरीका है। तो आप कहोगे सर ये पेयर बनाएंगे ना, ये है, तो कहोगे 4 से 4 चौक 16 4 4 जा 64 हुआ ना, यहाँ 4 हुआ तो 0 6 उतर जाएगा, 4 4 8 हुआ, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, वैसे जो लास्ट में बचेगा उस तरीके से चेक कर लेना, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलो 18वां क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिसकी संख्या 40 थी, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कों कुल संख्या, वाह याद करो क्वेश्चन फिर से पढ़ो आप। 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिसकी संख्या 40 थी, तो आप बताओ अगर 2/3 टोटल स्टूडेंट का 2/3 उपस्थित थे और इसका वैल्यू कितना है 40 है, तो टोटल स्टूडेंट कुल छात्र कितने थे भैया 40 इंटू 3/2 20 3 60, यानी इसका मतलब 60 छात्र थे, क्योंकि 60 का 2/3 ही तो 40 होगा, यानी 2/3 कुल स्टूडेंट का 2/3 40 है, तो कुल स्टूडेंट कितने हैं भाई 60 है, कुल छात्र 60 हैं, यानी क्या है टोटल स्टूडेंट कुल छात्र। 2/5 भाग लड़कियां हों, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या, आप बताओ 60 टोटल है, 60 में अगर 2/5, 5 में 2 भाग लड़कियां हैं तो कितने लड़के हैं, तो कहोगे तो लड़कियों कुल संख्या, अरे भैया कुल स्टूडेंट इतने हैं तो 2/5 भाग लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या निकालनी, लड़के भी नहीं निकालने, इतना आसान भाई। 60 टोटल छात्र हैं, उसका 2/5 लड़कियां, तो लड़कियां कितनी हैं, तो 12 दूनी 24 लड़कियां भैया, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन भाई यूपी पुलिस के लिए ही है, कहोगे यस। चलो याद करो x + 1/x = ये बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ये आपको कितनी बार बताए होंगे कि चाहे इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो तब ये मिलेगा, चाहे फॉर्मूला याद करो, ये बताया था ना x + 1/x = a हुआ, तो स्क्वायर करोगे भाई तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो a² -2 होगा, चाहे इसमें रख दो और नहीं रखो तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे। जब भाई आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाने के लिए, तो x² + 1/x² प्लस 2 इंटू ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 1/x इक्वल टू कितना 4, कहोगे हाँ सर ये तो कट जाएगा, हाँ सर x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगा 4, ये हुआ -2, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 2 आंसर। और चाहे ऐसे देखो, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें -2 कर दें, 4 - 2 तब भी 2 आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे स्क्वायर करके करो चाहे ऐसे करो ना, बिल्कुल वेरी गुड। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा 20वां देखो, और भी है 20 क्वेश्चन है आपसे। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। 5000 पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 32, तदनुपात ब्याज की दर। याद करो हमने अलग से, हमने जिनको दिमाग ज्यादा ना लगाना हो, हमने बताया था भाई 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला PR/100 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है। और 3 साल के लिए हमने बताया था, 3 इयर्स के लिए क्या बताया था, जो ये होगा CI - SI, जो 2 साल का होता PR/100 का होल स्क्वायर, इसी में आप गुणा कर दोगे 300 + R/100 से, और गुणा कर दोगे आंसर हो जाएगा। 2 साल 3 साल का दोनों बताया था आपको।
अगर जिनको दिमाग नहीं लगाना, जरूरी नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन हमने ऐसे बता दिया। तो देखो फिलहाल तो अंतर है, तो ब्याज की दर, तो यहां से CI का अंतर कितना है, आप कहोगे अंतर 32 है, बराबर P कितना, हाँ सर P कितना दिया है 5000, और P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर ना, तो यहां से निकाल सकते हो, कुछ डाउट ही नहीं है। तो ये इधर आएगा, देखो ये इधर आएगा ना 32 बटा, या ऐसे करो 32 बटा कितना 5000 ना, और ये अंडर रूट ले लोगे तो R बाई 100 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ 2 से, यहाँ से 16 हुआ, 2 से कितना 25, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट आ जाएगा ना, 16 का 4 हुआ, 2500 का 50 हुआ ना, देखो कितना आसान हुआ, ये R बाई 100, तो 50 दुनाई और 2 चौका 8, यानी R बराबर कितना 8%। एक तरीका तो ये हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, जैसे भी आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। क्या सर और भी तरीके? हाँ सर, हमने बहुत सारे बताए थे। भाई आपको क्या करना है, 5000 रुपए का चाहे ट्रिकी अप्रोच कर दो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों का CI/SI का अंतर, ध्यान दो, यानी अगर ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, तो ये पहले और दूसरे साल का SI था, और ये भी पूरा ये CI माइनस SI था, पूरा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। मनी का जितना परसेंट यहां होगा वही दोनों पे होगा, और इसका जो है उतना ही परसेंट यहां होगा, ये मनी अलग होगा। आपको बताया था, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, और चाहे यार कुछ भी कर लो, यानी यहां पे अगर आपको 32 दे दिया है तो आप चेक कर लो ना भाई, 5 करोगे यानी लास्ट में 5 आएगा, 8 करोगे तो 8 पंचे 40, 400, तो 400 का 8%, 8 चौक 32, यानी बिल्कुल ऑप्शन से यही आएगा। मतलब अगर हम 8% रखे हैं तो ये 400, तो 400 का 8% 32 आएगा। हाँ सर, यानी ऑप्शन से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना, कहोगे यस सर। तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं हुआ। ये आपके एक फाइनल टच वाले क्वेश्चंस थे, कोशिश करेंगे एक और बता देंगे। फिलहाल कल के लिए जो आप पेपर देने जा रहे हो उसके लिए भाई हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बेहतर करके आओ। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा सर कि आपने जो पढ़ाया था उसका बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब तो भाई कांस्टेबल का जो है एग्जाम नजदीक आ गया, लेकिन जो और अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यानी उत्तर प्रदेश MP सबकी तैयारी कर रहे होंगे, सामान्य अध्ययन की अगर हम बुक की बात करें, बिल्कुल आप यहां से जाके ले सकते हैं। उसमें सारे स्टेट के जो लेवल, यानी 5 स्टेट के क्वेश्चंस कवर किए गए सामान्य अध्ययन के, ठीक है ना। तो आज के लिए इसी के साथ नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे भाई कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ, कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टाइम आपको पता 7 बजे ही है, तो टाइम अगर चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब जो है ALP, जैसे ALP की वैकेंसी आ गई और बैंकिंग की वैकेंसी आ गई ना, तो ALP की और बैंकिंग की वैकेंसी आ गई है। अब आप बताओ कि ALP और बैंकिंग में किसके क्वेश्चंस यानी किसके टेक्स्ट पेपर आपको प्रैक्टिस कराएं, यानी कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये हमें बताएंगे और उस हिसाब से हम बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। और जो भी ALP की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपके साथ जो है जुड़े रहेंगे। मैथ्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करने की जरूरत है। तो ठीक है सर, आज जो है मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।